दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे मैंने थ्योरी लिख रखी है कुछ चीजें, इसके बाद मैं आपको मैथ से बढ़िया ढंग से समझाने वाला हूँ। इसलिए पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिए, उसके बाद आप मैथ में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आरंभिक मानव के बारे में। आरंभिक मानव मतलब जो एकदम स्टार्टिंग में मानव था, अब से 20 लाख वर्ष पूर्व मानव की बात हम कर रहे हैं। जो एकदम स्टार्टिंग में मानव था जिसे आदि मानव कहते थे। आरंभिक मानव को क्या कहते थे? आदि मानव। आखिर ये इधर उधर क्यों घूमते थे, इस बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम और आप कहीं जाते हैं तो ट्रेन और जहाज से जाते हैं, लेकिन क्या आरंभिक मानव यानी कि आदि मानव ट्रेन और जहाज से जाता था? नहीं ना। वो कैसे जाता था, आज इस पे बात होगी। आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक मतलब क्या होता है? शिकारी। खाद्य संग्राहक मतलब भोजन को इकट्ठा करने वाला। आखेटक खाद्य संग्राहक के बारे में आपको बता दूं कि आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व की बात हो रही है। इनका नामकरण भोजन इकट्ठा करने के आधार पर पड़ा। ये लोग भोजन इकट्ठा करते थे, तो इसी आधार पर इनका नाम पड़ गया आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक, देखिए भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से जाना जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक, मछलियों और चिड़ियों को पकड़ते थे। ठीक, ये लोग शिकार करते थे किसका? जानवरों का। मछलियां पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे। ठीक, फल और मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये सारी चीजें ये इकट्ठा कर लेते थे। ये सारी चीजें इनकी खाद्य सामग्रियां हैं। ये सारी चीजें, ये जितनी मैंने आपको बताई हैं, वो लोग ये सारी चीजें खाते थे। और कैसे खाते थे? उनको इकट्ठा कर लेते थे तब खाते थे। इसीलिए इसी आधार पर तब के लोगों का नाम क्या रख दिया गया? आखेटक खाद्य संग्राहक। समझ गए आप? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। ऐसा करने के 4 कारण। हम लोग, अभी मैंने आपको बताया, हम लोग जहाज से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं। ये लोग भी घूमते थे। पर क्यों घूमते थे, उसका कारण जान लीजिए। अगर वो एक जगह पर ज्यादा दिन रहते तो क्योंकि वो वहां पे कुछ लिमिटेड जानवर ही होंगे, वो उन्हें भी मार के खा जाएंगे। वहां पे कुछ लिमिटेड पेड़ पौधे होंगे, वो उन्हें भी खा जाएंगे, फूल पत्तियां उनकी खा लेंगे। तो वहां पर फिर बचेगा क्या? इसलिए वो अपना स्थान बदल देते थे। ठीक, जिससे कभी कमी ना पड़े। एक जगह खत्म हुआ, दूसरी जगह चले गए। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा, एक तो खाने का रीजन हो गया, दूसरा रीजन है पानी का। आपको पता है कि कुछ नदियां 12 मासी होती हैं, मतलब 12 महीने उनमें पानी रहता है, और कुछ नदियां वर्षा पर आश्रित होती हैं। तो इसलिए वो आखेटक क्या थे, वो लोग अपना स्थान बदल देते थे क्योंकि पानी की कमी हो जाती थी, इसलिए उससे पहले ही वो दूसरे स्थानों में चले जाते थे। तीसरा कारण जानवरों से रिलेटेड। मान लीजिए कोई हिरण है, वो घास चरने के लिए या अपना खाना ढूंढने के लिए, जानवर हिरण अपना खाना ढूंढने के लिए कहीं दूर जाता है, तो ये लोग शिकारी थे। ये हिरण के पीछे जाते थे, मतलब जहां पे जानवर रहते थे ये लोग वहीं अपना स्थान रहने का बना लेते थे। ठीक, तो जानवरों के पीछे पीछे जाते थे। एक कारण ये भी हो गया, जानवर जहां रहेंगे, मान लीजिए कहीं खूब घास है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, तो हिरण, बकरी, ये सारी चीजें कहाँ चली गई? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। तो ये लोग भी, जो हिरण और बकरी का शिकार करते थे, ये लोग कहाँ पहुंच गए? ये लोग भी वहीं पहुंच गए। तो तीसरा कारण ये हो गया कि जानवर अपना स्थान बदल देते थे, इसलिए ये लोग भी अपना स्थान बदल देते थे। ठीक, चौथा कारण आप मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आम का सीजन आया है, तो सारे आम के पेड़ों में आम ही लगेगा। यानी कि जो एक मौसम होता है, सीजन होता है किसी पेड़ के फलने फूलने का, वो हमेशा नहीं रहता, एक ही टाइम में आता है। तो इसीलिए मान लीजिए वो लोग ऐसी जगह पे हैं जहां पे आम की खूब खेती होती थी, आम लगते थे। ठीक,
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आम 2-3 महीने लगे, खत्म हो गए, फिर क्या खाएंगे? तो इसीलिए वो दूसरी जगह चले जाते थे, जिससे कि वहां पे उनको और भी पेड़ मिले और फल मिल जाए। आम का काम खत्म, अब दूसरे फल का काम चालू। समझ रहे हैं आप? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो पुरातत्वविद हैं वो ये सारी चीजें देखते हैं, वो खुदाई करते हैं, वो कोई पुराना अवशेष पड़ा हो उसको देखते हैं, फिर बताते हैं ये किस काल का है। तो पुरातत्वविदों ने क्या किया है, उन्होंने बताया है कि ये लोग, ये जो आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक हैं, ये लोग औजार रखते थे अपने पास। जैसे पत्थर का औजार बनाते थे, लकड़ी का बनाते थे, हड्डी का बनाते थे। क्यों बनाते थे? जैसे मान लीजिए पेड़ की छाल छीलना है, उस जमाने में क्या करना पड़ेगा? आपको कोई ना कोई हथियार बनाना पड़ेगा। उस जमाने में कोई खोज ही नहीं हुई थी, तो हथियार कैसे होगा? तो वो लोग क्या करते थे, जो आसपास में मिल जाता था, जैसे पत्थर मिल गया तो पत्थर का बना लिया क्या, औजार। उससे क्या कर रहे हैं, पेड़ की छाल छील रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जानवर का मांस काट रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये लोग किया करते थे। ये किसने बताया है? पुरातत्वविदों ने। ठीक, पिछली क्लास, अगर आपको पुरातत्वविद के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी पिछली क्लास देखिए, उसमें मैंने समझाया है सही से। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पाषाण काल के बारे में। ये जानना आपका इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ये जान जाएंगे तो आप मैप आसानी के साथ समझ सकते हैं। आपकी समझ में पैदा किए देता हूँ। पाषाण काल के बारे में देखेंगे। ये इसको 3 भागों में बांटा गया है पाषाण काल को। पहली बात पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, यहाँ पे क्लास 6 में बहुत ज्यादा नहीं दिया है डिटेल में, इसलिए मैंने उतना ही लिया है जितना आपकी किताब में दे रखा है। क्लास 6 की एनसीईआरटी को आप एक क्रम से पढ़ेंगे, तभी आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आपका पढ़ने का फिर फायदा नहीं मिलेगा ना। अगर आप क्लास 6 में क्लास 12 का जान लेंगे तो फिर आपको पढ़ने का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए करना क्या है कि आपको मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, आप वैसे पढ़ते जाइए, यानी कि अपनी किताब के अनुसार पढ़ना। आपको 9 से ज्यादा 9 से कम, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा पैटर्न सेट किया गया। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बारे में देख लेते हैं। यह काल करीब 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। सोचिए, 20 लाख साल पहले, आज के 20 लाख साल पहले पूरा पाषाण काल तब चालू हुआ था। मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो वहां पे 35 से 40 लाख वर्ष पूर्व अवशेष मिले हैं। किसके? मानव जीवन के। और यहाँ पर भारत में 20 लाख वर्ष पहले। ठीक, तो सोचिए कितना समय, एक इंसान की औसत उम्र 80 वर्ष 100 वर्ष ज्यादा से ज्यादा होती है। ठीक, और 20 लाख वर्ष पहले की बात हो रही है। तो पूरा पाषाण काल के बारे में आप क्या जाने कि यह काल करीब 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना गया है। ठीक, यानी कि 99% क्या है, आपकी जो इतिहास है, मतलब आप जो जानकारी पाते हैं, 99% का टाइम पीरियड है। आप जितना इतिहास पढ़ते हैं 99% का टाइम पीरियड आपका केवल इसी में पूरा पाषाण काल में ही समाहित हो गया है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन आपकी किताब में उसका वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं। अभी कक्षा 6 है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपका इसके तीनों प्रकार आपको पता चलेंगे। मध्य पाषाण काल में इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया, यानी कि इसमें सिर्फ 2000 सालों की बात हो रही है भाई। 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया, यानी कि 2000 साल की बात हो रही किसमें? मध्य पाषाण काल में। इसमें देख लेते हैं क्या होता है। इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इस काल के पाषाण औजार मतलब पत्थर के औजार बहुत छोटे छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं। यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि पर्यावरणीय बदलाव किस काल में हुए थे, तब आप कहेंगे मध्य पाषाण काल में। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं पर्यावरणीय बदलाव हुए थे। क्या हुआ था? गर्मी पड़ने लगी थी। यहाँ पे
मध्य पाषाण काल में गर्मी पड़ने लगी थी। आज से लगभग मान सकते हैं 12,000 वर्ष पूर्व अचानक हमारे पर्यावरण में बदलाव आया था, गर्मी पड़ने लगी थी। ठीक है, और इस काल के पाषाण औजार बहुत छोटे छोटे होते हैं, इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं। नवपाषाण काल देखेंगे, इस युग की शुरुआत 10,000 साल पहले होती है। देखिए यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे और परीक्षाओं में पूछे भी गए, इसलिए मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ कि पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और एक पाषाण काल और दे देगा। ठीक, बोलेगा इतिहास का कालक्रम है, कालक्रम नहीं है, और ये तीनों ऑप्शन देगा, एक और दे देगा। तब आपको ध्यान रखना है कि पाषाण काल को सिर्फ 3 भागों में बांटा गया। ठीक, मत ऐसे प्रश्न आ सकता है, पाषाण औजार बहुत छोटे जिन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ, ठीक, या लघु पाषाण कहते हैं। और मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ से टाइम पीरियड पूछा जाता है कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है पूरा पाषाण काल की मध्य पाषाण काल। ऐसे ही इसमें 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का काल माना जाता है। कौन सा? तब आप कहेंगे मध्य पाषाण काल। ऐसे ही नवपाषाण काल पूछेगा कब से कब तक माना जाता है, तब आप बताएंगे 10,000 साल पहले से। ठीक, इसमें इतना ही दिया। चलिए अब मैप देखते हैं, वहां पे हम आपको बताते हैं कि आग की खोज कहाँ पे हुई। ठीक है, और भी तमाम चीजें जो भी मैप में होंगी कि पूरा पाषाण काल के जो जगह हैं वहाँ की क्या खासियत है, नवपाषाण काल की जो जगह है वहां के बारे में आपको बताएंगे, मैप में बताएंगे तो जल्दी याद होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, मैप के सारे आपको चीजें सिखाते हैं। यहाँ पे मैंने भारत का मैप बनाया है। मैप थोड़ा सा गड़बड़ बना है, लेकिन मैं आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया मैप को अच्छे से, वैसे यहाँ भी समझाऊंगा। मैंने ये जो पूरा स्थल लिए हैं बेहद महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे प्रश्न भी कैसे आते हैं, ये सारी चीजें भी बताऊंगा। और साथ ही साथ पूरा पाषाणिक पूरा स्थल बताऊंगा, नवपाषाणिक पूरा स्थल बताऊंगा, आधुनिक शहर बताऊंगा, आरंभिक गांव बताऊंगा। देखिए आपकी किताब में कुछ चीजें तो दे रखी हैं, बाकी कुछ चीजें नहीं दे रखी हैं, लेकिन मैप में दे रखी हैं। इसका वर्णन किताब में नहीं किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये सारे पूरा स्थल ले रखे हैं और इनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। यहाँ पे देखिए मैंने इनको त्रिभुजाकार साइन दिया है। और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे, यहाँ पे भीमबेटका में गुफाएं पाई गई हैं। गुफाओं के अंदर लोग रहते थे और शैल चित्रकारी भी करते थे। ठीक है, आप किताब में देखेंगे कि एक हिरण भग रहा है और एक व्यक्ति उसका शिकार कर रहा है। ऐसी मतलब चित्रकला जिसे कहेंगे शैल चित्रकला उन गुफाओं के अंदर लोगों ने बनाई। ठीक है, वो लोग जो रहते थे लाखों वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे गुफाओं में रहते इसलिए थे क्योंकि वो वर्षा से बचते थे, ठंड से बचते थे, तेज हवाओं से बचते थे। इन सबसे बचने के लिए वो भीमबेटका की गुफाओं में रहते थे। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। परीक्षा में प्रश्न आया है कि भीमबेटका कहाँ है, आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। भीमबेटका में क्या पाया जाता है? गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं में कौन सी चित्रकारी है? आप कहेंगे शैल। कौन सी? आप कहेंगे शैल। ठीक, तो ये हो गया भीमबेटका। अब अगला देखेंगे कुरनूल गुफाएं। कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में। ठीक, तो यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पे सबसे पहले आग के अवशेष मिले, मतलब राख मिली। इसका मतलब क्या हुआ? लोग यहाँ पे आग जलाना सीख गए थे इस समय पे। कुरनूल की गुफाओं में, गुफाओं के अंदर राख मिली, राख यानी कि आग जलने के अवशेष मिले। इसका मतलब ये होता है कि वो मांस पकाने के लिए, जानवरों, जंगली जानवरों को डराने के लिए आग जला देते थे। ठीक, ऐसा माना गया है। आग जला देते थे जिससे क्या होता है, जानवर भग जाएंगे, मांस पक जाएगा। ये सारी चीजें कुरनूल गुफाओं में पाई गई हैं। अगला है हुंसगी। हुंसगी कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में। आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। एनसीईआरटी में ये तथ्य नहीं दिया है, ना ही ये दिया है कुरनूल गुफाएं कहाँ है।
तो कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में। ऐसे प्रश्न आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या होगा, कुरनूल गुफाएं कहाँ पाए, किस राज्य में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तब आप कौन सा सही करेंगे, आंध्र प्रदेश। प्रश्न आएगा हुंसगी कहाँ स्थित है, तब आप बताएंगे हुंसगी कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में है। ठीक, और यहाँ पे क्या पाया गया, यहाँ पे पत्थर के औजार मिले हैं। हुंसगी में पत्थर के औजार मिले हैं। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हुंसी कर्नाटक राज्य में है, गुलबर्गा जिले में, कुरनूल आंध्र प्रदेश जिले में, आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक, और भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य में। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि भीमबेटका पूरा स्थल कहाँ है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ है। एक प्रश्न ऐसे आता है, एक अलग प्रकार और बताता हूं। प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से पूरा पाषाणिक पूरा स्थल नहीं है। ये मैं प्रश्न बता रहा हूं DSSB का, जो दिल्ली का बोर्ड है, जो परीक्षाएं लेता है, उसमें प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से पूरा पाषाणिक पूरा स्थल नहीं है। भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफाएं, ये 3 ऑप्शन, और उसके साथ मेहरगढ़ 4 ऑप्शन दिए। तो आप कौन सा सही करेंगे, मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ पूरा पाषाणिक पूरा स्थल नहीं है, वो नौ पाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक, तो सोचिए कि NCERT का जो मैप है, क्लास 6 के चैप्टर 2 का ये जो मैप है, उससे ये प्रश्न निकाल के दे दिया गया। इसीलिए मैं मैप समझाना आपको नहीं भूलता हूं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे नौ पाषाणिक पूरा स्थल। नौ पाषाणिक पूरा स्थल में आता है मेहरगढ़, बुरझोम। ये मैंने जितना काले से लिख रखा है, चौकोर यानी कि वर्गाकार आप मान सकते हैं, वर्गाकार या आयताकार जो मैंने साइन बना रखा है, वे सब नौ पाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेहरगढ़। परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है और इसके आने की संभावना और भी है। तो आप ये भारत देख रहे हैं, भारत से जुड़ा आप ऐसे मान सकते हैं पाकिस्तान। ठीक, मैंने सही से नहीं बनाया, पर आप मान लीजिए कि ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को जो बलूचिस्तान में वहां पे एक है बोलन दर्रा, एक समतल घास का मैदान, वहां पे स्थित है मेहरगढ़। ठीक, मेहरगढ़ आप जैसे भारत से ईरान जा रहे हैं तो भी रास्ते में पड़ता है, एक रास्ता है वहां पे मेहरगढ़ पड़ता है। तो मेहरगढ़ के बारे में मान्यता ये है कि वहां पे जो पुरातत्वविद ने खुदाई की, फिर देखा कि वहां पे चौकोर यानी कि वर्गाकार आप मान सकते हैं। जैसे ये वर्गाकार, ये हो गया वर्गाकार, इसमें ये इस टाइप से यहाँ पे आप बाउंड्री खड़ा कर दीजिए, तो 4 खाने वाले, 4 या 6 खाने वाले या इससे ज्यादा खाने वाले घर बने हैं। ठीक, किस प्रकार से, जिसमें वो लोग भोजन, अनाज, ये सारी चीजें रखते थे। ठीक, अब मैंने कल की क्लास में आपको बताया कि यहाँ पे किरधर और सुनेमाल पर्वत है, जहां पे सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती प्रारंभ हुई। ठीक, 8000 वर्ष पूर्व मैंने कल आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे गाय, बैल और भेड़ बकरी को पालतू बनाना इन लोगों ने चालू किया। तो ये वही मेहरगढ़ है, ये किरधर और सुनेमाल पर्वत के आसपास है, जो मैंने उस दिन बताया था। तो यहाँ पे जो ये लोग गेहूं और जौ उगाए हैं, वो इन्हीं घरों में रखते थे और यहीं पे रहते थे। ऐसे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, जब आप NCERT पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मेहरगढ़ में ये बताया गया है कि वहां के लोगों में मान्यता थी। जब पुरातत्वविद ने खुदाई की तो ये देखा कि जो एक कंकाल मिला है, इंसान का कंकाल जो दफनाया गया है, साथ ही साथ एक बकरी का भी कंकाल मिला है। तो पुरातत्वविद ने बताया कि ऐसी मान्यता थी कि इंसान परलोक में भी जिंदा रहता है, वहां पे भी भूखा रहता है। तो इसलिए जब वहां पे जब दफनाते थे, उस समय जब लोग दफनाते थे अपने परिजनों को, तो उसके साथ एक बकरी भी डाल देते थे, जिससे उन्हें भूख लगे तो खा सकें। कुछ सामान रख देते थे, जैसे पहनने के लिए कपड़े, ठीक, और खाने के लिए जैसे बकरी हो गई और तमाम चीजें हो गई। तो ऐसी मान्यताएं थी उनकी। ठीक, आशा है आप मेहरगढ़ समझ गए होंगे। ये जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम अपने यहाँ श्रीनगर में है। बुर्ज होम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए
ये यहाँ पे है बुर्ज होम श्रीनगर में। प्रश्न आता है बुर्ज होम कहाँ पे है, किस राज्य में? आप कहेंगे बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है, यानी कि श्रीनगर में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक, तो मेहरगढ़ आप जान गए। ऐसे ही बुर्ज होम में आपको यहाँ ज्यादा कुछ नहीं जानना, बस आप ये जान लीजिए बुर्ज होम श्रीनगर में, ऐसा प्रश्न आता है और मेहरगढ़ से समानता रखता है। ठीक, जैसे यहाँ पे भी जब लोग मरते थे तो उन्हें जब दफनाया जाता था तो एक जानवर दफन कर दिया जाता था साथ में, जिससे वो परलोक यानी कि जहां भी मरने के बाद जाते, जैसी आस्था थी उनकी, वहां पे जब उसको भूख लगी तो वो खा सके, ऐसी परंपरा थी पहले की। अब बात करेंगे कोल्डी हवा के बारे में। कोल्डी हवा बहुत महत्वपूर्ण है। आप उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कोल्डी हवा, क्योंकि कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में है कोल्डी हवा, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे पहले चावल मिलने के साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो आप याद रखिए उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, तो आप कहते हैं यूपी स्पेशल में प्रश्न कहां से आ गया, तो वो प्रश्न यहां से आ गया कि कोल्डी हवा है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। कोल्डी हवा स्थित है प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, ऐसे पूछा जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, प्रयागराज देगा, लखनऊ देगा, जिलों के नाम दे देगा। समझ रहे हैं आप। अब हम लोग देखेंगे महागढ़ा। महागढ़ा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित, ये भी नवपाषाणी पुरा स्थल है। ठीक, यहाँ पे छोटे छोटे औजार मिलते थे, ठीक है, महागढ़ा में। और अब हम लोग देखेंगे, ये हमारा सब हो गया है नवपाषाणी पुरा स्थल, पुरा पाषाणिक स्थल हो गया, नवपाषाणिक स्थल हो गया। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। जैसे पुरा पाषाणिक पुरा स्थल में मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरा पाषाणिक पुरा स्थल नहीं है, डीएसएसबी में आया था भीमबेटका, हुंसगी और करनूल गुफाएं, और चौथा था मेहरगढ़। ऐसे ही नवपाषाणिक पुरा स्थल में भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक पुरा स्थल नहीं है। 3 ऑप्शन ये दे देगा और एक भीमबेटका डाल देगा। अब हम लोग आगे देखेंगे अगला, ये आरंभिक गांव, ये मैं भर नहीं पाया इसको, ये यही है आरंभिक गांव, इमाम गांव। इमाम गांव दोस्तों महाराष्ट्र में है। ये आरंभिक गांव है, आप कह सकते हैं सबसे पहला गांव कौन सा है, इमाम गांव। परीक्षा में प्रश्न आता है इमाम गांव कहाँ है। ये सारे प्रश्न इतिहास में पूछे जाते हैं। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न आपके पास खुद चल के आएंगे। अगर आप सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को मिस कर जाएंगे, जिससे फिर आपको परीक्षाओं में नुकसान होता है। आपको लगता है कि प्रश्न कहाँ से आ गए हैं। ठीक, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, ना सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली, अगर आपने मैप नहीं समझा है, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो बुक में आगे सिर्फ भीमबेटका, मेहरगढ़ और कुरनूल गुफाओं के बारे में दिया गया है, ना इमाम गांव, ना हुंसगी, ना महागढ़ा, ठीक, कोल्डी हवा, इन सब स्थलों के बारे में नहीं दिया गया है। तो आप अगर इस पे रिसर्च नहीं करेंगे तो आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने ये बताया, ठीक, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो आपको रिसर्च करने की जरूरत है। तो वो रिसर्च मैं करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, इसलिए आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो इमाम गांव मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में। ठीक, अब देखेंगे आधुनिक शहर। ये कोलकाता मैंने हरे रंग से लिखा है, कोलकाता यहाँ पे है, और मुंबई, ठीक, ये तो आपको पता है। तो आपको मैप के द्वारा कुछ चीजें, महत्वपूर्ण चीजें, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आता है। आप ये जान लीजिए कि सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से एग्जामिनर पूछता है इस चैप्टर में। आपका ये मान लीजिए, आपने अगर ये देख लिया तो आपका पूरा काम हो गया। तो लगभग सारी चीजें हो गई हैं, कुछ चीजें बची हैं इस चैप्टर में, जो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। वीडियो लंबा ना हो पाए इसलिए ये क्लास अभी यहीं पे खत्म करता हूँ। आप अगली क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चीजें बच भी गए हैं जो मैं अगली क्लास में कंप्लीट करूंगा। दोस्तों लगातार ऐसे ही पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी आपका बेसिक कंप्लीट करती है। तमाम प्रश्न परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो, ऐसे प्रश्न वहां से भी आते हैं। जैसे मैंने पाषाण काल बताया आपको,
तो वो भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। दोस्तों मेरा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, हम लगातार आपके लिए क्लासेस लेके आते रहेंगे। ऐसे ही मैं इतिहास, भूगोल, पॉलिटी हर विषय की क्लास लेके आऊंगा। सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करूंगा जिससे आपका एक बेस बन जाए। ठीक, इसको मैं लगातार सीरीज के रूप में ला रहा हूँ, इसमें कोई लापरवाही नहीं करूंगा। ठीक है, आप अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए क्योंकि आपके सुझाव ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप जैसा कहेंगे हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दिया करें जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा। चैनल आपको वीडियो शेयर करना चाहिए जिससे मेरा एक उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचे, मेरे वीडियोस पहुंचे। ठीक, तो उस पर मेरा सहयोग करिए। धन्यवाद।